हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों के दिमाग में एक चीज़ ज़रूर होगी कि क्या AIB ख़त्म होगा। अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करते होंगे तो इस पे हमने पहले एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो को आपने देखा होगा। जैसा कि उस वीडियो में आप देख सकते हैं कि हमने बनाया था, इसको भी आप पहले जाके देख सकते हैं कि अब AIB एग्ज़ाम ख़त्म होगा। ये सुप्रीम कोर्ट में एक पिटिशन गया था AIB एग्ज़ाम को चैलेंज करने के लिए, और AIB एग्ज़ाम को चैलेंज किया गया था और सुप्रीम कोर्ट की एक संवैधानिक बेंच बनी थी। और उस संविधानिक बेंच में जस्टिसेस कौन थे आप यहाँ पे देख सकते हैं। संविधानिक बेंच में जस्टिसेस थे वो जस्टिस SK कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस AS ओका, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस JK माहेश्वरी। तो उस बेंच में क्या हुआ था, इसके पहले क्या हुआ था, कैसे चैलेंज किया गया था और किन किन तरह से उसको उसमें मुद्दे क्या उठाए गए थे, उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको हमारे ही चैनल के इस वीडियो में मिल जाएगी, जो कि स्क्रीन पे आपको उसका थंबनेल दिख रहा होगा। तो आज हम बात करते हैं कि जो चैलेंज किया गया उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट में आर्गूमेंट्स क्या हुए। जैसे कि आप जानते हैं कि उसके आर्गूमेंट्स आगे रखा गया था उसकी आर्गूमेंट के लिए उसको, तो उसमें आर्गूमेंट्स क्या हुए इसके बारे में हम आज कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। तो स्वागत करते हैं फ्रेंड्स आपका लीगल लिटरेसी यूट्यूब चैनल में, और लीगल लिटरेसी यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। और साथ में आपको ये बताते हैं कि आप अगर लीगल लिटरेसी चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ हम प्रोवाइड करते हैं फ्रेंड्स आपको लीगल स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, करियर अपॉर्चुनिटीज़ जो लॉ ग्रेजुएट्स कहलाती हैं उनके लिए वो बताते हैं, लीगल न्यूज़ अपडेट्स देते हैं और बहुत सारी और भी चीज़ें देते हैं जो कि आपके लॉ ग्रेजुएट्स और लॉयर्स के लिए या फिर आम आदमी के लिए भी जो लॉ में इंटरेस्टेड है उसके लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले मैं आपको बता दूं, एक मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगा। उस क्वेश्चन है फ्रेंड कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स न्यू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अभी कौन अपॉइंट किए गए हैं, तो आपके ऑप्शन है फ्रेंड्स मुकुल रोहतगी, KK वेणुगोपाल, R वेंकटरमानी और हरीश साल्वे। इन चारों में से आपको बताना है। इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको वीडियो के लास्ट में दूंगा, इसका आंसर भी बताऊँगा और थोड़ा सा ये अटॉर्नी जनरल के बारे में बताऊंगा और जो जिनको अपॉइंट किया गया उनके बारे में भी थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन उनका मैं दूंगा। तो आगे आते हैं फ्रेंड्स, इसमें हुआ क्या था कि जो पिटिशनर था, जैसे ये तो हमने बात कर लिया है कि चैलेंज क्या किया गया था सुप्रीम कोर्ट में, AIB की वैलिडिटी को चैलेंज किया गया था और बार काउंसिल ऑफ इंडिया उसके लिए कॉम्पिटेंट है या नहीं है ये सुनवाई करना था सुप्रीम कोर्ट को। तो कुछ सुनवाई का मैं अंश बताता हूँ कि वहाँ पर हुआ क्या। और थोड़ा सबसे पहले मैं ये भी बता दूं आपको फ्रेंड्स कि सुप्रीम कोर्ट ने एमिकस क्यूरी के रूप में कि सीनियर एडवोकेट KV विश्वनाथन के बारे में भी, मतलब KV विश्वनाथन को एमिकस क्यूरी के रूप में उनको मतलब कोर्ट को असिस्ट करने के लिए रिक्वेस्ट किया था। ठीक है, एमिकस क्यूरी थे और साथ में हमारे जो अभी के वर्तमान अटॉर्नी जनरल हैं, ठीक है, तो उनको क्या किया था, उनको भी इसमें उनका भी रोल है, उन्होंने भी काफ़ी अच्छा आर्गूमेंट किया था। तो फ्रेंड्स अगर आप जानना चाहते हैं कि सीनियर एडवोकेट्स का कैसे होता है, डेजिग्नेशन कैसे होता है, उसके बारे में एक सेपरेट वीडियो अगर आप चाहते हैं तो कमेंट करें, मैं सेपरेट वीडियो उसके बारे में भी बताऊंगा। तो पिटिशनर जो था जिन्होंने इसको चैलेंज किया था AIB को, फ्रेंड्स उनका कहना था कि AIB को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देना चाहिए। क्यों, और एबोलिश करना चाहिए क्योंकि ये आर्बिट्रेरी है। ये वर्ड जो है फ्रेंड्स आर्बिट्रेरी कई बार आप न्यूज़ में सुनते होंगे, लीगल फील्ड में तो बहुत ज़्यादा सुना जाता है, अगर लॉयर्स हैं तो काफ़ी बार अपने पिटिशन में आपने यूज़ भी किया होगा। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है मनमानापूर्ण, कानून से अलग अपने मन की करना है। जैसे AIB के एग्ज़ाम के बारे में लोगों का कहना है कि BCI अपने मनमानी करता है, चाहे जितनी मर्जी फ़ी रख दिए, जो उसका मर्जी स्टैंडर्ड बना दिए और चाहे जैसा कर दिए, साल में 2 ले लिए, साल में 1 ले लिए, जैसे भी किए। दूसरा इन्होंने लगाया था कि पोस्ट इनरोलमेंट और प्री इनरोलमेंट, सॉरी दोनों पोस्ट ही लिखा गया है, पोस्ट इनरोलमेंट और प्री इनरोलमेंट, इसके बारे में बात किया था कि पोस्ट इनरोलमेंट में क्या होना चाहिए, हम इनरोलमेंट के बाद AIB देते हैं या फिर इनरोलमेंट के पहले ही दे दें, इसके बारे में उन्होंने बात किया था। और साथ में किया था कि जो इसका फ़ी है 3500 से घटा के 3000 किया जाए। ये कोई ज़्यादा वो नहीं है, फ़ी और भी ज़्यादा घटाने की बात इनको करनी चाहिए थी। और क्या क्या एग्जैक्ट आर्गूमेंट हुआ वो आप पढ़ भी सकते हैं, इंटरनेट पर आप सर्च भी कर सकते हैं। तो इसके बाद क्या हुआ फ्रेंड्स कि AG और एमिकस क्यूरी ने क्या किया, इन्होंने कहा, पिटिशनर ने कहा कि सबसे पहले तो AIB को हटा ही देना चाहिए। एमिकस क्यूरी और AG ने क्या किया कि AIB शुड बी देयर, ये AIB को रहना चाहिए। क्यों, इसके 2 कारण उन्होंने बताए।
सिर्फ एक कारण नहीं कि स्टैंडर्ड ऑफ लॉयर बना रहेगा, क्वालिटी स्टैंडर्ड लॉयर्स का बना रहेगा, ये तो है ही कारण, टू मेंटेन द क्वालिटी स्टैंडर्ड्स ऑफ लॉयर। और दूसरी बात कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया को एक अथॉरिटी है जो कि सेक्शन 49(1)(AG ऑफ एडवोकेट्स एक्ट 1961 ये अथॉरिटी देता है। इसका इंट्रावायर्स मतलब इस अथॉरिटी को बनाए रखने के लिए भी AIB बार काउंसिल ऑफ इंडिया कर सकता है। ठीक है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, दोनों पक्ष को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्टैंडर्ड जो होता है AIB का इन्हेंस्ड करना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये अभी सुप्रीम कोर्ट ये बोल रहा है, सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन नहीं है। ठीक है। तो AIB का स्टैंडर्ड इन्हेंस करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि BCI को ये सोचना चाहिए कि कितने एडवोकेट्स की ज़रूरत है, एक साल में कितने एडवोकेट्स नीडेड हैं, कितने की ज़रूरत है, और जितने की ज़रूरत है उस हिसाब से AIB का डिफ़िकल्टी लेवल इंक्रीज करना चाहिए। AIB का भी कोई स्टैंडर्ड हो, अगर आपने AIB दिया होगा या फिर पहले भी मतलब देने वाले होंगे तो आपको ये पता होगा कि AIB का एग्ज़ाम कैसे होता है। ये एक फॉर्मेलिटी होता है, कोई भी लॉयर ऐसा नहीं होता है जो कि AIB का एग्ज़ाम दे और उसमें क्वालिफाई ना करे, क्योंकि आप क्या जाते हैं 100 नंबर का 100 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ओपन बुक एग्ज़ाम होता है, आप बुक लेके जाते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं, जितना भी पासिंग मार्क्स होता है उतना तो आपका आ ही जाता है। ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है। ठीक है। इसके बाद आते हैं, इसके बाद जो AG हैं, एमिकस क्यूरी ने एक चीज़ प्रपोज किया। जब सुप्रीम कोर्ट ने ये पिटिशनर की बात सुनी तो सुप्रीम कोर्ट ने साथ में ये भी कहा था कि जो पिटिशनर हैं उन्होंने उसके बारे में कहा था कि आपने AIB की वैलिडिटी को चैलेंज किया, इसको तो हम सुनेंगे ही। ठीक है, इसको तो सुनेंगे ही, लेकिन आपने जो फ़ी की बात की ये सुनने के लिए हमने नहीं बैठे हैं, बिकॉज वी आर द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। हम कॉन्स्टिट्यूशनल अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्या है इसके बारे में बात करते हैं, और फ़ी क्या है ये इसको आप चैलेंज करना कहीं या फिर जो भी हो, ये बार काउंसिल का अपना मैटर है। तो एमिकस क्यूरी ने क्या प्रपोज किया कि जो फाइनल ईयर लॉ स्टूडेंट्स हैं उनको भी हम AIB में बैठने के लिए अलाउ कर सकते हैं। जैसे वो मामला जो पिटिशनर ने कहा था प्री इनरोलमेंट, तो प्री इनरोलमेंट के लिए इन्होंने कहा कि AIB एग्ज़ाम हम फाइनल ईयर स्टूडेंट्स जो हैं उनको भी ये अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं कि AIB एग्ज़ाम क्लियर कर लें और फिर वकालत के पेशे में आए ताकि उनका समय बच सके। एक चीज़ ये हुआ। इसके बाद फ्रेंड्स क्या हुआ कि जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको प्रपोज्ड कर लिया, इसको जो ये अपना जजमेंट है उसको रिजर्व कर लिया। अभी जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया नहीं है AIB क्या है, AIB अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, इसके बारे में अभी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ भी बोला नहीं है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में कुछ भी नहीं बोला है। सुप्रीम कोर्ट को ये देखना है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है, इसको अब जजमेंट रिजर्व कर लिया है। जजमेंट उसी दिन दे भी नहीं सकते थे और उन्होंने दिया भी नहीं। इसके बाद फ्रेंड्स अब ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन था। अभी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का हम वेट करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट में कहता क्या है, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करता है या नहीं करता है, क्या बार काउंसिल की अथॉरिटी को रिकॉग्नाइज करता है सुप्रीम कोर्ट या नहीं करता है, इसके बारे में देखेंगे। तो फ्रेंड्स अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन क्या था कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स आपके पास ऑप्शन है मुकुल रोहतगी, के वेणुगोपाल, आर वेंकटरमानी, हरीश साल्वे। तो फ्रेंड्स अगर आप थोड़ा भी लॉ फॉलो करते होंगे या हमारा चैनल भी फॉलो करते होंगे या फिर कहीं से भी, तो आपको ये पता होगा कि इसके पहले अभी रिसेंट के वेणुगोपाल अटॉर्नी जनरल हैं, इनके पहले मुकुल रोहतगी जी थे, ये दोनों तो नहीं होंगे। तीसरा हरीश साल्वे काफ़ी पुराने एडवोकेट हैं, सीनियर एडवोकेट हैं, ये अटॉर्नी जनरल नहीं है। तो फ्रेंड्स प्रपोज्ड किया गया है सी वेंकट रामानी को। आपका आंसर है आर वेंकट रामानी। तो थोड़ा सा फ्रेंड्स हम जान लेते हैं अटॉर्नी जनरल के बारे में। अटॉर्नी जनरल क्या कह रहे हैं। अटॉर्नी जनरल फ्रेंड्स आर्टिकल 76 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में अटॉर्नी जनरल के बारे में दिया गया है। और ये जो आर वेंकट रमानी है हमारे देश के 16th अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं, जिन्होंने 1 अक्टूबर 2022 को ज्वाइन करना है। पहला अटॉर्नी जनरल जीके का क्वेश्चन भी हो सकता है, MC सेतलवाड़ थे हमारे देश के। ठीक है, और ये जो हैं अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमानी या फिर कोई भी अटॉर्नी जनरल ऑफिस में तब तक रहता है जब तक डिस्क्रिशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनको अपॉइंट करता है, इनको हटाता भी है। ठीक है, और डेप्यूटी ऑफ अटॉर्नी जनरल जो होता है, इनके डेप्यूटी जो होते हैं उनको सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता है।
ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स ये जो अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी थे, इन्होंने 1977 जुलाई 1977 में एज एन एडवोकेट एनरोल किया था। कहाँ पे? तमिलनाडु बार में, ठीक है, तमिलनाडु स्टेट बार में एनरोल किया था। और सीनियर एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट पीपी राव के चैम्बर को 1979 में ज्वाइन किया और 1982 में इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस स्टार्ट कर दिया इन्होंने। 1997 में सीनियर डेजिग्नेट हुए, ठीक है, और उसके बाद लॉ कमीशन के मेंबर अपॉइंट हुए 2010 में और 2013 में लॉ कमीशन के मेंबर अपॉइंट किए गए ये। ओके। इसके अलावा फ्रेंड्स थोड़ा सा जो 76 है, आर्टिकल 76, इसके बारे में आप पॉज करके ये लाइन पढ़ सकते हैं, ठीक है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, द प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट ए पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू बी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होने का सबसे मतलब बेसिक क्वालिफिकेशन क्या है कि आप सुप्रीम कोर्ट के जज अपॉइंट होने के लिए क्वालिफाइड होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जज के अपॉइंटमेंट के लिए जो भी आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो आप फिल कर रहे हो तो आपको अटॉर्नी जनरल अपॉइंट कर सकता है प्रेसिडेंट। It shall be the duty of the Attorney General to give advice to the Government of India upon such legal matters and to perform such other duties of a legal character as may from time to time be referred as assigned to him by the President, and to discharge the functions conferred on him by or under this Constitution or any other law for the time being in force। एक तरह से आप बेसिक लैंग्वेज में समझते हैं कि ये भारत सरकार के वकील होते हैं। जैसे आप अगर कोर्ट में जाते हैं तो आपके कोई वकील होते हैं, इस तरह से ये भारत सरकार के वकील होते हैं। ओके, तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन था फ्रेंड्स AIBE का, और साथ में जो हमने क्वेश्चन पूछा था उसके बारे में भी काफ़ी अच्छा हमने बताया, मतलब आपको पसंद आया होगा। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी फ्रेंड। अब हम वेट करेंगे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का कि सुप्रीम कोर्ट जो जजमेंट उसने रिजर्व किया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट रिजर्व किया है वो उनका जजमेंट क्या आने वाला AIBE पे। तो इसमें देखना है कि क्या AIBE और टफ हो जाएगा या फिर ख़त्म ही हो जाएगा, ठीक है। इसके बारे में भी बात करेंगे कि फॉलोइंग। और फ्रेंड्स अगर थोड़ी बहुत आवाज़ आई हो तो उसके इग्नोर करेंगे। की फॉलोइंग, ठीक है। धन्यवाद।